हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ सिंप्लीफाइंग पॉलिटी यूजिंग कॉमन सेंस। आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जितना बेयर मिनिमम कंटेंट चाहिए होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि ये चैप्टर आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा है। तो चलिए शुरू करता हूँ। इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन और प्रोविजंस आर्टिकल 324 के अंदर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना भारत में। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किनके कराना? बोथ सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे मतलब पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, एमपीज जो इलेक्ट होता है हमारे वो, और स्टेट लेजिस्लेचर्स पे जो एमएलएज वगैरह जो इलेक्ट होता है उनके लिए। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना होता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके इलेक्शन का काम इलेक्शन कमीशन देखता है। इलेक्शन कमीशन को ऑल इंडिया बॉडी भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल के जो इलेक्शंस हैं वो ये बॉडी कराती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो थर्ड टायर है हमारा, जिसमें म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत आ जाती हैं, उनके जो इलेक्शन हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। उसके लिए अलग से बॉडी बनाई जाती है जिसे कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये हर एक स्टेट अपने हिसाब से कंस्टिट्यूट करता है। आगे देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन इसका कुछ ऐसा होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उनके नीचे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कंडीशंस ऑफ सर्विस भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इनकी जो पावर्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग के केस में जैसे यहाँ पे टोटल मिला के 3 लोग हैं, तो कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा तो वो जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा। तो एटलीस्ट 2 वोट चाहिए होंगे डिसीजन लेने के लिए। रिमूवल जो हम देखते हैं तो रिमूवल सेम जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता था वैसे ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से प्रोविजन हमें पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इसका बेसिस क्या होगा? या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा या फिर इनकैपेसिटी होगा। ये सेम प्रोविजन हमने देखा था सीएजी के भी केस में। सीएजी के रिमूवल में भी जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है वैसे ही इलेक्शन कमीशन के केस में भी किया जाएगा। डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है? मेजॉरिटी से लिया जाता है। ये जस्ट हमने अभी देखा। एटलीस्ट 2 लोगों का कंसेंसस चाहिए होगा। अब देखिए इंडिपेंडेंस हम कैसे इंश्योर करते हैं। अब हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। वो या तो 6 साल तक काम करेंगे या तो 65 साल की उम्र तक काम करेंगे। इनकी जो सर्विस कंडीशन होती है उनको उनके डिसएडवांटेज में वेराई नहीं किया जा सकता। मतलब जो सर्विस कंडीशंस होती है वो पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती, भले ज़्यादा कर सकती हो। सर्विस कंडीशंस में सैलरी वगैरह आ जाती है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये एक पावर दे रखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। शॉर्ट कमिंग्स या फिर ड्रॉबैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज़ जो क्वालिफिकेशन है, कौन सीईसी बनेंगे, इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, वो कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने विम्स एंड फैंसेस से किसी भी ब्यूरोक्रेट को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा तो एक आईआरएस ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स होता है उनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। जैसे हमने सीएजी के केस में देखा था तो सीएजी के केस में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इस पॉइंट से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी अपॉइंट होंगे वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजंस ले सकते हैं। जो डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है और में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अनड्यूली फेवर कर सकते हैं। ये ध्यान में रख के कि फर्दर उसके बाद उन्हें अच्छी अपॉइंटमेंट सरकार में मिल सके। तो ये एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा देखिए इनका जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो वोटेड होता है पार्लियामेंट में। वो CFI जो हमारा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया, उस पर चार्ज नहीं होता। हमने सीएजी के केस में देखा था कि वो CFI पे चार्ज होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? जब वोटेड होता है एक्सपेंडिचर तो उसे वोट करके पार्लियामेंट में चेंज किया जा सकता है। CFI में अगर चार्ज होता तो वो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं किया जा सकता था।
तो पार्लियामेंट अपनी कंडीशन से इलेक्शन कमिश्नर्स के जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उसे चेंज कर सकती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक रिकमेंडेशन ये दे सकते हैं कि CFI पे चार्ज करना चाहिए था इसके एक्सपेंडिचर। अब देखिए पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, हम देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में। देखिए काम क्या है इलेक्शन कमिश्नर का, भारत में इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अब इसी के अंदर बाकी प्रोविजंस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो टेरिटोरियल एरियाज है उन्हें किस हिसाब से कंस्टिट्यूट करना है, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है इलेक्शंस के लिए, तो उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ये रिकमेंडेशन देता है, उसके हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। फिर इलेक्टोरल रोल का मतलब जो वोटर्स वगैरह की जो डिटेल्स होती है वो इसके अंदर होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा वोटर आएगा, कहाँ पे वो वोट करेगा, वो सब। इलेक्शन का शेड्यूल और डेट्स, किस हिसाब से इलेक्शन होंगे, किस हिसाब से शेड्यूल होगा, कितनी पोलिंग वगैरह होगी। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हमने रिसेंटली देखा था कि 8 पोल्स में वोटिंग हुई थी। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना, फिर उनको सिंबल्स वगैरह देना, ये सब भी इलेक्शन कमिश्नर देखता है। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या होना चाहिए और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी डिसाइड करने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन का होता है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, वॉलंटरी इन नेचर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी MP है, लोकसभा का जो मेंबर है, अगर उसे डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा, इलेक्शन कमिश्नर देगा। सेम अगर MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो गवर्नर को एडवाइस कौन देगा, इलेक्शन कमीशन देगा। अगर किसी भी जगह पे अगर पोल को हमें कैंसिल करना है, कोई अगर मैल प्रैक्टिसेस हुई है, बूथ को कैप्चर करने का प्रयास हुआ है, या फिर रिगिंग वगैरह हुई है, या फिर सपोज कर लो कोई EVM की मशीन ही उठा के ले गया गुंडागर्दी से, तो ये सब, तो उस केस में पोल्स को कैंसिल करने का डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेट में UT वगैरह में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सकता है या नहीं, इस पे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा इलेक्शन कमीशन इस केस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला पॉइंट हमने देख लिया था। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी ना, उनको रजिस्टर करना है, उनको सिंबल देना है, फिर उनके मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है, ये सब काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम। तो देखिए इस चैप्टर में कुछ इतने ही पॉइंट्स थे जो मुझे लगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इन पॉइंट से ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में मुझे लगता है बन जाने चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक वो उठा के कर लेना है। जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेना, और रीसेंट करंट अफेयर्स में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उन्हें ऐड करना है आपके नोट्स वगैरह में। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।